नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिएगा कि अगर किसी देश के अंदर एक नफरत फैलाने वाला व्यक्ति या फिर इंसान मारा जाए और उसके मरने पर उस देश के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 दिन का राष्ट्र शोक घोषित कर दिया जाए, तो आप इसे सच में कलयुग बोलोगे या फिर एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड। और वहीं पर एक दूसरे देश के अंदर किसी दूसरे देश के लोकतंत्र में, राम राज्य में या फिर अमृतकाल के अंदर सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाएं और उसके मरने पर सत्ता और पूरा समाज दोनों चुप्पी साध लें। अब आप इसे क्या बोलोगे? कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इन तमाम डिफरेंस के बाद में एक सवाल उठना तो लाजमी है, ज़रूरी है कि आखिरकार राष्ट्र है किसका? आला कमान नेताओं का या फिर नफरत फैलाने वाले लोगों का? और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली अमेरिका में किसी एक पर्सनैलिटी की बीते कल के दिन हत्या कर दी गई और अमेरिका के अंदर 4 दिन का राष्ट्र शोक घोषित कर दिया गया। और इस घटना के बाद में हमारा भारत इस घटना से एक बहुत बड़ा सबक सीख सकता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस हत्या के आईने में भारत का चेहरा हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आप सोचिएगा एक बार कि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, मणिपुर में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। क्या हमारे देश के अंदर के राष्ट्रीय शोक हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? नील बड़ा सन्नाटा अंडा हुआ। वहीं पर भारत के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में 750 किसान मारे गए थे। क्या उस समय हमारा कोई राष्ट्रीय शोक हुआ? सोचिए, किसान हमारा अन्नदाता है, तब हुआ कोई राष्ट्रीय शोक? एक दिन का कि कोई 1 घंटे का भी राष्ट्रीय शोक हुआ? नहीं हुआ। वहीं पर पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद होते हैं, क्या कोई राष्ट्रीय शोक हुआ? नहीं हुआ। तो क्या शोक सिर्फ ताकतवर लोगों की मौत पर होता है कि अगर आपका वर्चस्व है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, अगर आप नफरत फैला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी फैन फॉलोइंग तगड़ी होनी चाहिए, चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तब होगा राष्ट्रीय शोक। क्या राष्ट्रीय शोक की परिभाषा अब ये बन चुकी है? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है दोस्तों, इसका नाम है चार्ली कर्क। और अब अमेरिका इन दिनों इसी व्यक्ति की हत्या को लेकर के 4 दिन के राष्ट्रीय शोक में डूबा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये व्यक्ति काफ़ी नज़दीकी सलाहकार था और इसकी उम्र थी मात्र 31 साल, 31 ईयर। और ये कार्यक्रम में अपनी एक स्पीच दे रहा था, अपनी स्पीच के माध्यम से नफरत फैलाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें ये सर्टिफाइड था कह सकते हैं। ये हर मंच पर, अपने हर पॉडकास्ट पर, हर अपने टीवी चैनल पर, हर अपने इंटरव्यू पर हर बार बस के लिए नफरत और नफरत ही फैलाया करता था। और इस कार्यक्रम में गोली सीधे उसकी गर्दन पर लगी और मौके पर ही ये व्यक्ति अचानक से जमीन पर धड़ाम हो गया, मतलब कि गिर गया और तुरंत मौके पर इसकी मौत हो गई। और राष्ट्रपति ने चंद घंटों में ही क्या करा? 4 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। ये है इसका जलवा अमेरिका के अंदर। और अमेरिका का झंडा आधा झुका दिया गया, जैसे हर कंट्री करती है। राष्ट्रीय शोक में हमेशा आधा झंडा जो होता है, जो फ्लैग होता है, वो झुका दिया जाता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हर मौत पर अमेरिका इतना ही शोक मनाता था? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ और ही थी। एक्चुअली चार्ली कर्क जो था, ट्रंप के लिए सिर्फ एक सलाहकार नहीं था, बल्कि वो उनका सबसे बड़ा हथियार था। और डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रंप कार्ड इस व्यक्ति के माध्यम से भी चलते थे, क्योंकि कर्क लोगों के दिमाग में नफरत का जहर बोता था, अफीम बोता था, एक अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि ये अच्छा प्रवक्ता था। अब अपने स्टेटमेंट में आप थोड़ा बहुत झूठ से आप किसी का भी ब्रेन वॉश बड़ी आसानी से कर सकते हो। और जो ये व्यक्ति है चार्ली कर्क, ये काले लोगों के खिलाफ, प्रवासियों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर बोता था, गोरे लोगों का ब्रेन वॉश करता था। अब सवाल, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन और इसकी ताकत वास्तविक रूप से किस फील्ड में थी। और उसकी असली ताकत, एक्चुअली इन शॉर्ट में बताऊं मैं आपको दोस्तों, इसकी असली ताकत कोई तर्क नहीं थी कि जो एविडेंस जनता के सामने लाए, बस स्पीच से बोला, लोगों ने मान भी लिया। और नफरत की ताकत, ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने बोने वाले को ही अधिकांश मात्रा में निगल लेती है। और जो नफरत का जहर इसने बोया था चार्ली कर्क ने, राइट। और आने वाले समय में हमने देखा कि बीते कल के दिन एक आम इंसान के द्वारा या फिर एक अनजान व्यक्ति के द्वारा इसको गोली मार दी गई। अब तो फैला नफरत। और चार्ली कर्क ने ना 18 साल की उम्र में अपनी एक एनजीओ ओपन करी थी। सोचिए, मात्र 18 साल की उम्र में, जिस एनजीओ का नाम था टर्निंग पॉइंट। और इस एनजीओ का जो मेन मोटो था, जो मकसद था, वो ये था कि जो अमेरिकी विश्वविद्यालय है ना, अमेरिकी विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी गोरे बच्चे पढ़ते हैं
उनके अंदर जो उनकी उदारवादी सोच है उसे कमज़ोर करना है, और जो रूढ़िवादी विचारधारा है इस कॉलेज के अंदर उसको फैलाना है। क्योंकि कॉलेज में पढ़ता है एक फ्रेश माइंड, एक युवा माइंड, तो ये युवा माइंड को क्या करता था, मैनिपुलेट करता था, उनके माइंड में नफ़रत का बीज बोता था अपनी इस एनजीओ के माध्यम से। और कर्क खुलकर कई बार ये कह चुका है अपने मंचों से कि जो काले लोग हैं वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक्चुअली डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूज़न सब बकवास है, ऐसी बातें कहता था। और इस अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट एक्ट है ना 1964, इसको ख़त्म करने की कई बार इसने अपने मंचों से बात भी की है। सोचिए, अपने हर भाषण में ये एक झूठ तो कई बार बोलता था, बार बार लोगों के अंदर नफरत फैलाता था। एक आंकड़ों को शेयर करके अपने आंकड़ों में ये कहता था कि 2023 में जो काले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेतों ने गोरों पर 3,85,000 अपराध किए हैं, ये आंकड़ा शेयर करता था। वहीं पर एक आंकड़े में ये चार्ली कर्क ये भी कहता था, चार्ली कर्क, कि जो गोरे हैं, गोरों ने जो काले लोग हैं उन पर मात्र 80,000 अपराध किए हैं। भाई चार्ली कर्क जी, आप क्या दिखाना चाहते हो? 3,85,000, 80,000 का डिफरेंस। जब कोई देखेगा अच्छा ये हमारे ऊपर इतना बड़ा अपराध करते हैं तो ठीक है, हम भी ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। तो ये गेम खेलता था चार्ली कर्क। लेकिन असलियत ना कुछ और ही है। देखिए, अमेरिका की जो कुल आबादी है उसमें जो काले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनकी संख्या मात्र है 13%। जी हाँ, 13%। और अमेरिका की जेलों में बंद है करीब 40% काले कैदी, या फिर काले लोग कह सकते हैं, राइट। और कर्क ने इन आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा और पॉडकास्ट या फिर टीवी शो में, अपने कैंपस टूर में, अपने न्यूज़ इंटरव्यू में नफरत की मार्केटिंग करी थी इस आंकड़ों के आधार पर। और ध्यान रखिएगा कि नफरत कभी पॉजिटिव विचार नहीं बनती है, और वो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही लेकर के आती है, यानी कि वो हमेशा अपराध बन करके लौटती है। आंकड़े एक्चुअली सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन सही आंकड़े आम जनता के सामने पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं किसी अच्छे प्रवक्ता के द्वारा, तो वो आम इंसान या फिर एक जो युवा शक्ति है वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है, उसके बातों को मान लेती है। अगर आपके सामने ना किसी झूठ को 100 बार तरीके से परोसा जाए तो वो झूठ आपको सच लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 100 व्यक्ति आपके सामने आके बोलेंगे ना कि भैया दिन नहीं रात है, तो शायद आप उसको मान लोगे हाँ सच में ये रात होगी। जैसे हमारे भारत देश के अंदर यहाँ पर कहा गया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सब लग गए उसको दूध पिलाने के लिए। लोगों को लगा हाँ सच में दूध पी रहे हैं। क्या सच में वो घटना सही थी? आपको क्या लगता है? चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। जो नफरत बोता है ना, उसका अंजाम हमेशा चार्ली कर्क जैसा ही होता है, आज नहीं तो कल। वैसे कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है, लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। और यही कहीं ना कहीं हमने देखा है सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर बीते कल के दिन होते हुए। एक्चुअली पिछला जो चुनाव हुआ था ट्रंप के साथ में ना, तो पिछले चुनाव में चार्ली कर्क की संसद जो टर्निंग पॉइंट थी, इसने एरिजोना जैसे राज्य में जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है वोटर्स की, वहाँ से ट्रंप को एक बहुत बड़ी जीत दिलवाई थी। इसने बहुत बड़ा चुनावी कैंपेन किया था ट्रंप को लेकर के, ट्रंप के सपोर्ट में। और इसने अपनी वाइफ को भी इस काम में लगा दिया था। इसकी वाइफ ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था इस चुनावी कैंपेन के अंदर। और जिस दिन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी ओथ सेरेमनी ली थी, उसमें इन दोनों को भी इनवाइट किया था। जबकि बड़े से बड़े देशों के राष्ट्रपति को ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया था इस बार, लेकिन इन्हें किया था। तो हम ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना खास था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसके माध्यम से अपना ट्रंप कार्ड चलता था। और ये यही कहता था ना कई बार अपने उसमें स्पीच के अंदर कि जो काले लोग हैं वो गोरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और यही नैरेटिव हमारे देश के अंदर भी सेट करने का प्रयास किया जाता है कि हिंदू खतरे में है। वैसे एक्चुअली हिंदू खतरे में नहीं है, अब एक्चुअली लॉजिक खतरे में है। भगवद गीता में क्या कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन लोग अपना कर्म छोड़ करके अब किसी और ही कर्म में लग चुके हैं कि सुबह शाम पूजा पाठ करनी है, 4 धाम करने हैं, माला जाप करनी है, वगैरह 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 वगैरह। सोचिए लड्डू गोपाल लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, अपने घर के अंदर बैठा रहे हैं, लेकिन उसी घर के अंदर कहने की नॉन वेज भी कहने की पक रहा है। सोचिए इसके लिए बहुत नियम कायदे कानून होते हैं। जिसने हमारी सांसें देखी, जिसने हमारी रूपरेखा लिखी, हम उसका आज के टाइम पे उठना बैठना डिसाइड कर रहे हैं। सोचिए एक बार। और लड्डू गोपाल का स्कूल में अब एडमिशन हो रहा है। आपने एक्चुअली भगवान को भी अब कंटेंट बना दिया है कि हम कौन सी निंजा ट्रिक चलें, कौन सा वीडियो बनाएं इनको लेकर के। कोई इनको मतलब ब्यूटी पार्लर लेके जा रहा है, मतलब कि तरीके से ठीक है, एक होता है एक अटैचमेंट होना चाहिए, तरीके से एक आस्था होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मौक़ों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। पूजा पाठ तो पहले के लोग भी करते थे तरीके से, सिंपल एक तुलसी का पौधा अपने बरामदे में अपने आंगन में लगा दिया, उसकी पूजा कर ली।
पहले के लोगों में कहाँ था इतना क्रेज़ कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन जब ऐसे स्थानों पर जब घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हो, बड़ी संख्या में लोग भीड़ भीड़ में किसी को कुचल करके आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को कोहनी मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई अगर पैरों के नीचे आगे से मतलब वो इंसान खत्म हो गया। भगदड़ में जो स्टैम्पेड वगैरह होती है, कितने लोग मारे जाते हैं। वहाँ पे आपकी इंसानियत कहने की ख़त्म हो जाती है कि आप उसके ऊपर हाथ बढ़ाएं, उसको प्यार से उठाएं, उसको सपोर्ट दें। लेकिन नहीं, हमें अपनी जान बचानी है पहले। तो इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो ऊपर आप हिसाब किताब किसका दोगे? बस इन यात्राओं का, इन माला फेरों का। थिंक अबाउट इट। तो हमेशा ऊपर जो आपका हिसाब किताब होगा वो आपके कर्मों का होगा, ना कि इन सभी यात्राओं का होगा। हाँ, करना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। अपनी जो धार्मिक बुक होती है उनको पढ़ना चाहिए। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि महाभारत का जो वॉर हुआ था वो कितने दिन तक हुआ था, आखिरकार जो पिंडदान, अभी जो वर्ड दोस्तों मार्केट में काफ़ी ट्रेंड हो चुका है, पिंडदान आखिरकार क्या होता है? क्या सच में पिंडदान एक बार हो सकता है? और महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, पिंडदान का राइट आखिरकार उन्होंने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, युधिष्ठिर को दिया था, दुर्योधन को दिया था, कर्ण को दिया था, भगवान श्री कृष्ण को दिया था, किसको दिया था पता ही नहीं किसी को। और हिंदू धर्म में लोगों को ये तक नहीं पता कि आखिरकार जो हम लोग अपना जो हमारा ओम है, ओम का ओरिजिन कब हुआ था। इतिहास को जानो, पहले समझो, फिर बाद में आप लोग भेड़ चाल का हिस्सा बनो। और जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, एक्चुअली हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदुत्व का जो ज्ञान है, जो हमारा अध्यात्म ज्ञान है, वो खतरे में है। लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार आरती ऐसे ऐसे होती है या फिर आरती ऐसे ऐसे होती है। लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार स्वास्तिक कैसे बनता है, लेकिन वो हिंदू होने का बहुत बड़ा दावा करते हैं। अगर मैं उनसे ये पूछूं कि अगर आपको अपने आप को टीका लगाना है तो कौन सी उंगली का प्रयोग करोगे? इस उंगली का, इस उंगली का, या फिर इस उंगली का? और अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं, जो आपके अगर कोई अपने होते हैं, दादा वगैरह, या फिर कोई हमारे घर में कोई बड़ा मेंबर जिनके हमें तस्वीर मंदिर में लगा रखी है, तो हम उनको जब टीका लगाएंगे तो हम कौन सी फिंगर का प्रयोग करोगे? बताइए एक बार। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि जो माला में जो मन के होते हैं, दाने होते हैं, कुल कितने होते हैं। सोचिए, हम उसमें इस फिंगर का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? लोगों को नहीं पता होगा। बस एक भीड़ चाल है, बस केवल वहाँ 10 लोग जा रहे हैं तो हम उसमें एक हिस्सा और बन जाते हैं। अब 11 हो जाते हैं। जहाँ पे 1000 लोग जा रहे हैं वहाँ पे 1000 लोगों का हुजुम और चलता रहेगा, साथ में जुड़ता रहेगा। एक्चुअली हम ना वक्त के साथ में भगवान का भी जो ट्रेंड है ना, उसको चेंज कर देते हैं। पहले आपको मालूम होगा, वीरवार को जय साई राम, साई भगवान कितने चरम पे थे। लोगों ने दिन रात एक करा लगा, तो लंबे लंबे मंदिरों की लाइन में लगे। और कुछ समय के बाद में लोगों ने हमारा ब्रेन वॉश करके उनको ये बोल दिया कि जो भगवान साई जी थे वो तो भैया मुस्लिम थे। मतलब कुछ भी चल रहा है इंडिया के अंदर। तो भगवान को प्लीज़ आप कंटेंट मत बनाओ, आस्था को आस्था रहने दो, ये मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए मैं फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ पहुँचते हम लोग चार्ली कर्क की इस हत्या के मुद्दे पर बात करते हैं। एक्चुअली जो चार्ली कर्क है वो अमेरिका में ब्लैक लाइफ्स का जो मैटर था उसका मजाक बनाता था। जो भी ब्लैक लोग हैं उनकी खिल्ली उड़ाता था मंचों पर। जैसे हमारे भारत के अंदर आप कह सकते हो कि जो अमृतकाल है, अमृतकाल में भारत के दलित, आदिवासी और पिछड़े को आज भी हंसिए पर धकेल करके उनको नीचा दिखाया जाता है। और जो हमारे वर्तमान की सरकार है, जो विपक्ष है, आपस में सरफुटबल करती है, जुतन इंतजार करती है, और जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनको कुचल करके ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। हमारे मेन मुद्दे क्या हैं? तो युवा इस समय सड़कों पर है, लाठियाँ खा रहा है, उसकी डिमांड आखिरकार क्या है कि तरीके से एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, एग्ज़ाम लीक ना हो। जो हम सेंटर पर जा रहे हैं, सेंटर हमारे घर के पास में पड़े हो सके, प्लीज़ ऐसा कर दो। या फिर अगर आप सेंटर दूर भेज भी रहे तो कम से कम एक स्पेशल ट्रेन उस दिन चला तो दो। मतलब गधे, घोड़े, बकरी, जानवरों की तरह वो एक बोगी में ठूस ठूस के जाते हैं। क्या लड़कियों के लिए ऐसी जगह जाना पॉसिबल हो पाता है? आप बताइए एक बार। वहीं पर जो हमारा भारत का भविष्य है उसका हाल तो आप देख ही रहे होंगे। और जो हमारा देश का अन्नदाता है, किसान है, उनके आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं। और जो महिला का जो हम कहते थे बहुत बड़ा मतलब करके सशक्तिकरण चल रहा है, इस समय महिलाओं की जो रेप की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है इस अमृतकाल के अंदर। इन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये लोग वीडियो तैयार करते रहते हैं। सर्फ फुटेबल जूते पे जाने वाली स्थिति पैदा होती रहती है। अभी चल रहा है फिलहाल दोस्तों पिंडदान। और पिंडदान का मुद्दा काफ़ी क्या है, एक हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि 17 सितंबर को आई थिंक सो पीएम मोदी जी अपनी माँ का पिंडदान फिर से करेंगे। जब एक बार पिंडदान हो चुका है तो दोबारा क्यों आवश्यक है? बाकी इसके बारे में कोई पुष्टि हम कह सकते हैं कि ना तो किसी बीजेपी के नेता ने करी है, कोई भी नहीं। हो सकता है क्या पता ये एक फेक न्यूज़ हो, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर विपक्ष के द्वारा एक बहुत बेकार वीडियो निकाला गया उनकी माँ को लेकर के कि मोदी जी के सपने में उनकी माँ आती है। ये क्या राजनीति बन गई है? राजनीति का स्तर ना इस समय बद से बदतर हो चुका है। और यहाँ पे ना आपस में झगड़ करके कहीं ना कहीं नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। थिंक अबाउट इट। और हमारे इंडिया में दोस्तों कई पाखंडी बाबा अपने ब्राह्मण होने को जन्मजात योग्यता बता देते हैं, और वैसे ही कर्क अपने गोरेपन को विशेष अधिकार मानता था। और हस्त्र उसका क्या हुआ? नतीजा, आज कर्क की हत्या की हर कोई निंदा कर रहा है।
लेकिन अमेरिका का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि जिस नफ़रत की खेती से उसने अपने साम्राज्य को खड़ा किया था, उसी नफ़रत ने उसकी आज जान ले ली है। थिंक अबाउट इट, सोचिए एक बार, क्योंकि अगर नफ़रत को ही ताकत समझा जाएगा तो अंजाम हमेशा चार्ली कर्क जैसा ही होगा। और याद रखिएगा कि नफ़रत जब भी बोई जाती है उसकी फसल सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। और चार्ली कर्क की मौत अमेरिका के लिए एक घटना भर है, लेकिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। नेपाल में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था युवाओं के द्वारा, जिसमें सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ताधारी लोग अपना घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए, तो इससे भी हमारा भारत बहुत कुछ सीख सकता है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि सच में राष्ट्र शोक किस व्यक्ति के मरने पर होना चाहिए, या फिर राष्ट्र शोक होना ही नहीं चाहिए, इस कंसेप्ट को ही समाप्त कर देना चाहिए? अच्छे से मंथन करके वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।